हम डिस्कस कर रहे थे आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। एक इसमें एग्जांपल रहेगा 3.10.12। आप सभी क्या 3.10.11 को खुद सॉल्व करेंगे? ओके। अरे तो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना, तो आप अपनी मर्जी से कह देते हैं, मतलब बुला लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट रहेगा इसमें अब 12वें नंबर की एग्जांपल की बात करेंगे अब। ओके, एग्जांपल 12। अच्छा एग्जांपल है। यदि f ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन है तो कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होंगे ही, लेकिन इसमें ये कहा है तो सिद्ध करो। मतलब आपको तो ये ध्यान रखना है, ये दो बातें हैं जिनको आपसे प्रूव करवाया है। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ फॉर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मोड एफ डैश जेड स्क्वायर। ओके, 2 मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है 2 मोड एफ डैश जेड स्क्वायर, और सेकंड जो पार्ट है इसका डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफ डैश जेड स्क्वायर और एफ डैश जेड का स्क्वायर। ओके, ये है इसमें जो कि प्रूफ करना है। आपको जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये बनता है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड और वो है यू, लेकिन इसका मोड है, तो मोड निकालोगे तो भी यू का मोड इतना ही रहेगा, स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ यू स्क्वायर बनाइए। आप देखोगे कि यू स्क्वायर का पहले डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, वो भी पार्शियल। ऐसे ही क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में भी करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद में ये फॉर्म बननी चाहिए। और इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, इसका वर्ग है वो बनेगा v वर्ग, ये आयोटा का गुणांक v। ठीक, अब आप करोगे क्या इसमें, जैसा कि आप देखोगे यहाँ ध्यान रखते हुए चलना है, रियल पार्ट एफ ऑफ जेड जो कि u है, तो स्क्वायर है तो मतलब यू स्क्वायर हो जाएगा। आप तो नॉर्मली इतना ही दिमाग में रखो, रियल पार्ट का मापांक और इमेजिनरी पार्ट का मापांक। ओके, यहाँ ऑपरेट करोगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का मापांक यू है, यानी यू स्क्वायर, स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो यू स्क्वायर करोगे। और या फिर आप ऐसे ही लिख दो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर, तो रियल पार्ट एफ ऑफ जेड है ना डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट एफ ऑफ जेड यू है तो यू स्क्वायर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स और यू स्क्वायर। ओके, ये बना डेल अपॉन डेल एक्स, यू स्क्वायर का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा 2u, और u का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, अगेन 2 को बाहर निकालिए, u में और डेल यू अपॉन डेल एक्स में u इंटू वी लगाएंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो u का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड को u रखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स को, फिर प्लस। अब u को ऐसे ही लिखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वेशन फर्स्ट डाल दें इसको। ठीक, अभी आप चाहो तो इसी प्रकार कर सकते हो बाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो रहा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अभी आप इमेजिनरी पार्ट के लिए कर सकते हैं, अर्थात रियल पार्ट एफ ऑफ जेड ये हो गया बाई के रेस्पेक्ट में, और करें u का ही बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो बस कुछ नहीं है, जहां जहां x है उसको रिप्लेस करना है बाई से। इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बस x है, x की जगह बस बाई से रिप्लेस करना है x को, तो ये बनेगा 2, साथ में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, तो x ना होकर के बाई कर देंगे डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, और ये है यहाँ u डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे u डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, इसको डाल दें आप सेकेंड, इसको सेकेंड इक्वेशन डाल दी, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखिए जैसे ही आप कॉमन लोगे ना, जैसे ही आप कॉमन लेंगे रियल पार्ट एफ जेड स्क्वायर दोनों में से, तो ये टर्म बन जाएगी इस टाइप से, तो ये बन जाएगा यहाँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ से रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब देखिए दोनों में से 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब यहाँ से ये फर्स्ट वाली टर्म और यहाँ से भी फर्स्ट वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और एक साथ लिखोगे तो ये बनेगा यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दूसरा आएगा देखिए u, लास्ट वाली दोनों टर्म में से u को क्या है कॉमन लेंगे, और अगर u कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, एक और बात आपके लिए दे रखा है कि जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वह विश्लेषक है, विश्लेषक है, तो आपको एक थ्योरम हम करा चुके हैं कि प्रत्येक विश्लेषक जो फलन होता है वह प्रश्नवादी होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ, इसको कोई नंबर डाल दें 3, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ जेड विश्लेषक फलन है, एफ ऑफ जेड विश्लेषक फलन है, तब एफ ऑफ जेड प्रसमवादी होगा या प्रसमवादी फलन होगा, और अगर ये प्रसमवादी फलन होगा तो इसका मतलब हुआ अर्थात डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और आप यहाँ 0 रखोगे समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से, तो 3 में देखिए ये वैल्यू है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप देखोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, u भी 0 में चला जाएगा, लास्ट की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और ये बचेगा 2 डेल u अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो।
बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को भी? बताओ जल्दी से। क्लास में नहीं रहते हैं क्या आप लोग? अरे कुछ बोला करो। कोई भी नहीं है क्लास में? बंद कर दें फिर क्लास को? लास्ट में हमने ये कहा है, एक थ्योरम थी, आपको याद हो तो, अगर नहीं हो तो आपको बता दें। वैसे भी बोल रखा है आपको कि बुक रख करके बैठा करें साथ में। जहां प्रसंवादी फलन लिखाया था हमने आपको डेफिनेशन, उसके जस्ट नीचे एक थ्योरम थी 3.8.2, उस थ्योरम को देखें कि जो भी विश्लेषिक फलन होता है वो प्रसंवादी होता है। प्रसंवादी का मतलब होता है u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर u प्रसंवादी है तो देखना यह जीरो रख दिया हमने लास्ट का, ये जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो ये टर्म बचेगी। ओके, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको बताते हैं, इस साइड में समझें। u कह सकते हो या w कह सकते हो, जो भी आप लिख सकते, मतलब w कह सकते हो या f ऑफ z कह सकते हो। आप f ऑफ z ही लिखो क्योंकि w इज इक्वल टू एफ ऑफ z ही होता है। तो f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अच्छा, अगर x के सापेक्ष अवकलन करें इसका तो f डैश z क्या बनेगा, ये आएगा डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखिए अगर इसका मापांक निकालना हो आपको तो f डैश z का मापांक तो वर्गमूल में लिखोगे, लेकिन वर्ग करना हो तो रियल पार्ट हो गया डेल u अपॉन डेल एक्स, इमेजिनरी पार्ट हो गया डेल v अपॉन डेल एक्स, ये बन गया। ठीक, तो आप देखोगे कि इस लाइन को है ना, लास्ट वाली को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, टू मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहां से देखोगे ना डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल। अच्छा एक और बात देखो, अभी इसमें बताते हैं आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लें सभी। अच्छा अब जानो इसमें देखो, यहां जिस बारे में बता रहे हैं आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, चलो पहला है, लेकिन यहाँ डेल बी अपॉन डेल एक्स है और वहां डेल यू अपॉन डेल वाई है। एक बात बताते हैं आपको, एफ ऑफ जेड कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा क्योंकि एफ ऑफ जेड विश्लेषक है। आपको कहा है कि एफ ऑफ जेड विश्लेषक है, विश्लेषक है तो कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल बी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स है ना, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को तो यूं ही रहने दो, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह आप माइनस इधर ला करके डेल यू अपॉन डेल वाई रखोगे ना, क्या रखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई रखोगे। और दूसरा देखो, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका एफ डैश जेड निकाला है ना, एफ डैश जेड निकाला आपने, एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला। ठीक है, अब अगर यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बनेगी। आप यहाँ माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखोगे, वर्ग करोगे। अब माइनस का वर्ग तो पहले से ही प्लस होता है, समझ गए होंगे। तो ये देखो लास्ट में जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, बड़े वाले कोष्टक में जो वैल्यू रखी है वो ये है, और ये फिर एफ डैश जेड का स्क्वायर होता है। तो यही हमने एफ डैश जेड का स्क्वायर लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, फिर भी अगर हो तो हमें बताएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया।
बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। अब देखो इसमें एक तो रियल के लिए कर दिया, अब सेम इसी को आप इमेजिनरी पार्ट के लिए करोगे ना तो सेम टर्म बनेगी, इसी प्रकार करके हम लिख रहे हैं, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, ये जो साइड में लिखा है आपको ये केवल और केवल समझने के लिए है, आपको भी ये केवल समझना है, बाकी का तो आपको सेम इस तरह से लिखना होगा। ओके, इसका आई कहाँ गया, इसका मतलब अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाए हैं। जब आपको पता है मापांक निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालते हैं तो वो रियल का वर्ग आता है और इमेजिनरी का वर्ग आता है, आयोटा का कोई मतलब नहीं होता उसमें, ठीक है ना। और एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखना हो आपको, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में अगर आप मोड जेड निकालते हैं तो ये बनता है एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, ना कि आयोटा का वर्ग। ओके, पहले भी आपको काफी बार हम बता चुके हैं। अब देखिए आप इसमें इसी प्रकार ये पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। यहां सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर आप इमेजिनरी की बात करें तो यहाँ रियल है ना, इसकी जगह इमेजिनरी कर देंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इसका स्क्वायर बराबर में सेम बनेगा इतना ही 2f डैश जेड का स्क्वायर, 2f डैश जेड का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दें, फोर्थ और फिफ्थ है दोनों को ऐड करें, 4 + 5 इम्प्लाइज, जैसे ही जोड़ोगे तो LHS देखिए यहाँ डेल जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना ये दोनों में से कॉमन आ जाएगी, आप इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का स्क्वायर बचेगा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट एफ ऑफ जेड स्क्वायर बचेगा, यानी रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल में 2 और 2 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर हो जाएगी राइट वाली टर्म में, जो 4 मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ओके, जब ये इतनी वैल्यू बन जाएगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कुछ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट एफ ऑफ जेड जो होता है ना वो u होता है तो u वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट एफ ऑफ जेड होता है उसको v वर्ग इक्वल टू 4 एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ओके, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, वो इसलिए आप जानते हैं कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी होता है, तो अगर मोड एफ ऑफ जेड की बात करें हम तो ये बनेगा अंडर रूट यू वर्ग प्लस वी वर्ग, ठीक। अगर इधर स्क्वायर करें तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आप यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की जगह एफ ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ, यानी फाइनली जो वैल्यू बनेगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की जगह आप एफ ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हो, मोड में एफ ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल में है ये वैल्यू 4 एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये रहा आपका लास्ट वाला यानी सेकंड केस, ये रहा आपका सेकंड केस। अब अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। तो
अब आपके लिए प्रॉब्लम्स तो इसमें काफ़ी हैं, लेकिन इसमें अब हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में। ये है आपकी बुक में एग्जाम्पल 17 दे रखा है वैसे, और ऐसा ही सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है। अब आप देखेंगे इसमें एक लास्ट का एग्जाम्पल है, इसमें 3.10.23 ये है, यदि n वास्तविक हो तो सिद्ध कीजिए कि संभवतः r इक्वल टू 0 के अतिरिक्त, यानी r बराबर 0 के अतिरिक्त w इक्वल टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विश्लेषिक फलन है। तो हमें क्या है, इसको विश्लेषिक प्रूफ करना है, और विश्लेषिक सिद्ध करने के लिए एक तो आपको कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करना होगा, और दूसरा है इसका अवकलज। तो देखिए कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करने के लिए आप इसको, ये होमवर्क में रहेगा, r की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करें, तो r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर r टू द पावर ये जो n बनेगा और साइन n थीटा। आपको पता है कि w इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी होता है ना, तो u की वैल्यू ये बन जाएगी, आयोटा v की वैल्यू ये टर्म रहेगी। ओके, तो आप इसमें से u और v की वैल्यू को लिखोगे, सिंस u इज इक्वल टू r टू द पावर n cos n थीटा एंड v इज इक्वल टू r टू द पावर n sin n थीटा। ओके, यहाँ u और v की वैल्यू हो जाएंगी। अब u और v की वैल्यू की हेल्प से आप पोलर फॉर्म में जो कॉची रीमान समीकरण हैं उनको संतुष्ट करोगे। दूसरा अवकलनीयता और प्रूफ करनी पड़ेगी। आप देखिए अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए आपको पता है w की वैल्यू ये है, तो आपको x या y के रेस्पेक्ट में अवकलनीय सिद्ध करना है। ऐसे सिद्ध करने के लिए आपको हमने स्टार्टिंग में एक कंडीशन लिखाई थी, w का ध्रुवीय रूप में अवकलज, w का ध्रुवीय रूप में अवकलज, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग w, देखिए यहां कॉची रीमान संतुष्ट करनी है, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करनी है, सॉल्व करनी है आपको, यहां संतुष्ट हो जाएंगी। दूसरा क्या है, आपको अवकलनीय करना है। अवकलनीयता के लिए dw अपॉन dz की वैल्यू आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको हम पहले करवा चुके हैं वहां प्रूफ, तो उसकी हेल्प से आप वहां जाकर के देखेंगे, डेल w अपॉन डेल r। तो यहां से क्या है, आपको अवकलनीय और करना है, ठीक है ना। क्या होगा, आपको अवकलनीय और करना है, यहाँ से dw अपॉन dz की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ एक फाइनाइट बनेगी, और इसकी हेल्प से u और v की हेल्प से आपको जो पोलर फॉर्म में और कॉची रीमान समीकरण है उनको संतुष्ट करना होगा। यहाँ से आप अवकलनीय निकाल दोगे। ये आपको बताया था w का ध्रुवीय रूप में अवकलज, जब आपके लिए ध्रुवीय रूप में कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट कराया था, उसके जस्ट नीचे ही w का ध्रुवीय रूप में अवकलज भी आपको करवा दिया था। ओके, तो इन कंडीशंस का आप यूज करोगे। बाकी का बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।